थर्ड ईयर की क्लास में स्वागत है। जो अपना टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में, नेपोलियन बोनापार्ट। मैंने आपको महाद्वीपीय व्यवस्था बताई। महाद्वीपीय व्यवस्था के बाद नेपोलियन का एक तरह से पतन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो अपने जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन सबसे वो महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण शत्रुता मोल लेने लग जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं आज कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन किस तरह से हुआ, वो कौन से कारण थे उसके कारण उसका पतन हुआ। उत्थान के बाद पतन प्रकृति का एक तरह से शाश्वत नियम है। नेपोलियन बोनापार्ट भी इस नियम से अछूता नहीं रह सका। एक सामान्य सैनिक से वह फ्रांस का सम्राट बन गया, परंतु वाटरलू के मैदान में उसे सम्राट पद तथा साम्राज्य दोनों से हाथ धोना पड़ा और एक बंदी की हैसियत से उसे अपने जीवन के शेष दिन बिताने के लिए एक द्वीप पर उसको केंद्र कर दिया गया था। अब वो क्या कारण थे जिसके कारण इसकी ये दुर्दशा हुई। फर्स्ट देखते हैं नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। नेपोलियन अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह समूचे यूरोप को अपने अधिकार में करना चाहता था। उसके लिए उसने लगभग 40 युद्ध लड़े और अधिकांश युद्धों में उसे सफलता भी मिली। इन सफलताओं में उसके सेनानायकों का भी विशेष योगदान रहा, परंतु सभी सफलताओं का सारा श्रेय वह स्वयं लेने का प्रयास करता था, जिससे उसके कई विश्वस्त सेनानायकों में भी उसके प्रति उसके रोष उत्पन्न हो जाता था। वह उसके प्रति रुष्ट हो जाते थे। दूसरी बात यह कि नेपोलियन ने ये नहीं सोचा कि प्रत्येक युद्ध उसके लिए एक नया शत्रु उत्पन्न कर रहा है और अपने मित्रों को भी वह शत्रु बनाता चला गया। दूसरा कारण देखते हैं शारीरिक शक्तियों का कमजोर पड़ना। निस्संदेह नेपोलियन एक सूरवीर सेनानायक था और अनेक युद्धों में उसने अपनी असाधारण सैनिक योग्यता का प्रदर्शन भी किया था, परंतु आखिरकार वह था तो एक मनुष्य ही था। नित्य प्रति उसकी उम्र ढलती जा रही थी। वह अधिक मोटा तथा विलासप्रिय हो रहा था। परिणाम स्वरूप परिश्रम एवं काम करने की उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद वह प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीन रहने लग गया था। जो नेपोलियन दिन रात काम करने तथा अपने मंत्रियों एवं सलाहकारों के साथ घंटों मंत्रणा करता रहता था, वह अब प्रशासनिक कार्यों के लिए कुछ घंटे भी नहीं दे पा रहा था। यह भी एक तरह से उसकी दुर्बलता थी। नेक्स्ट देखते हैं चारित्रिक दुर्बलताएं। नेपोलियन में बहुत सी चारित्रिक कमजोरियां थी। वह क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था और जल्दी ही आवेश में आ जाता था। इसी कारण उससे विजित देशों के प्रति कभी उदार व्यवहार नहीं किया और उसने अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि नेपोलियन का स्वभाव जिद्दी बन गया था तो उसके पतन का कारण बना। वह समझता था कि मैं सोचता हूँ वह ठीक है। सम्राट बनने के बाद उसने अपने योग्य सलाहकारों की राय लेना भी बंद कर दिया था। वह स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी की भी उन्नति देखना पसंद नहीं करता था, न उसे बर्दाश्त होती थी। अतः उसका पतन स्वाभाविक ही था। केवल समय का इंतजार था। वाटरलू के मैदान में समय ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आगे था भाई भतीजावाद। प्रारंभ में नेपोलियन ने सरकारी पदों को योग्य व्यक्तियों के लिए खोल रखा था, परंतु सम्राट बनने के बाद वह भी भाई भतीजेवाद के चक्कर में फंस गया। उसने अपने एक भाई लुई को हॉलैंड का राजा बनाया। दूसरे भाई जेरोम को उसने स्पेन के अंदर भेजा, स्पेन के सिंहासन पर बैठा दिया। उसकी माता राजमाता की पदवी से विभूषित की गई। उसने अपने सौतेले पुत्र यूजेन को उत्तरी इटली का वायसराय नियुक्त किया। अपनी बहनों को भी पर्याप्त मान सम्मान दिलवाया। एलिस को लुक्का की राजकुमारी बनवा दिया और एक अन्य बहन कैरोलिन का विवाह अपने सेनापति मूरा के साथ कर दिया और मूरा को नेपल्स का राजा बना दिया। इस प्रकार उसने अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को उजागर कर दिया। क्रांति ने जिस निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष करके उसे उखाड़ फेंका था, नेपोलियन ने एक रूप से उसी निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद का निर्माण किया। इससे जनता का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि नेपोलियन की पूरी सतर्कता के बाद भी सामंती व्यवस्था के मूलभूत दोष उसकी शासन व्यवस्था में भी धीरे धीरे घुस गए थे। नेक्स्ट था नेपोलियन का अधिनायकवाद। जो नेपोलियन की शक्ति बढ़ती गई या सुदृढ़ होती गई, उसमें निरंकुशता घर
करती गई, जिसका अंतिम सोपान था अधिनायकवाद। निरंकुशता से जनता में भय और आतंक तो उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु निष्ठा और समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता। फ्रांस के बाहर उसने मनमाने ढंग से पुराने राजवंशों तथा राज्यों का विघटन कर नए राज्यों का निर्माण किया। फ्रांस के अंदर उसने स्थानीय शासन संस्थाओं में निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर दिया और निर्वाचन अधिकारियों के स्थान पर उसने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जो केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। इससे स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन करने की सुविधा एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गए थे और वो उसी तरह भटकने लगे जिस तरह से निरंकुश राजतंत्र के अंदर भटकते थे। फ्रांस की जनता को ये बात खटकने लगी थी। वास्तव में उसकी शासन व्यवस्था में जनप्रतिनिधित्व का अभाव था। नेपोलियन ने जनता को केवल सामाजिक समानता प्रदान की। लोकमत एवं स्थानीय स्वशासन के अभाव में उसके साम्राज्य की नींव खोखली होती चली गई और उसने अपनी सारी शक्तियाँ केंद्र के शासन को अत्यधिक उसने मजबूत कर दिया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों का उसने ध्यान नहीं रखा और जनता को जो वास्तविक शासन जनता के बीच होता है उससे वो हमेशा दूर करता चला गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे सैनिक दुर्बलताएं। नेपोलियन का साम्राज्य उसके व्यक्तित्व एवं उसकी सैनिक शक्ति पर आधारित था। जब तक उसके व्यक्तित्व में प्रतिभा विद्यमान रही, चमत्कार बना रहा, तब तक फ्रांसीसी और दूसरे लोग भी उससे दबे रहे, उससे डरे रहे। परंतु प्रतिभा एवं चमत्कार के लोप होते ही लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। यही बात उसकी सैनिक शक्ति पर भी लागू होती है। शक्ति पर आधारित साम्राज्य तभी तक फलता फूलता है जब तक कि शक्ति मौजूद रहती है। शक्ति नष्ट होते ही साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो जाता है। शुरू में नेपोलियन की सेना के सामने एक आदर्श था। वह स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के लिए लड़ रही थी। परंतु जब नेपोलियन ने इन आदर्शों की अवहेलना करना शुरू कर दी तो उसकी सेना का क्रांतिकारी जोश भी समाप्त हो गया। अब उसमें और एक निरंकुश शासक की सेना में कोई अंतर नहीं रह गया था। इसी प्रकार शुरू में उसकी सेना राष्ट्रीयता की भावना से ओत-पोत थी और दूसरे देशों के लोग भी अपने को निरंकुश शासन से मुक्त कराने के लिए उसकी सेना की ओर आशा की दृष्टि से देखते थे। परंतु जब नेपोलियन ने अपनी सेना को दूसरे देशों में रखना शुरू कर दिया और अपनी सेना का व्यय भी उसने वसूलने लगा तो वे नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। इसी प्रकार नेपोलियन ने दूसरे देशों को निवासियों को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया तो उसकी सेना का राष्ट्रीय स्वरूप भी समाप्त हो गया। शुरू में नेपोलियन को जो सफलताएं मिली उसका एक कारण उसके नए अस्त्र शस्त्र और रणनीति थी। धीरे धीरे दूसरे देशों ने भी इन तरीकों को अपना लिया। इस प्रकार उसकी सैनिक श्रेष्ठता का अंत हो गया। फिर नेपोलियन ने इतने अधिक युद्ध लड़े कि उसके अधिकांश योग्य एवं युवा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वाटरलू के मैदान पर जिन सैनिकों के साथ वह अपने भाग्य को आजमा रहा था उसकी औसत आयु 15-16 वर्ष की थी। उसकी सैनिक निर्बलता ही अंत में उसके पतन का एक प्रमुख कारण बनी। नेक्स्ट देखते हैं अपन नौशक्ति की दुर्बलता। नेपोलियन के पतन का एक प्रमुख कारण फ्रांस की नौ शक्ति की दुर्बलता थी। उसने स्थल युद्धों में यूरोप के सभी देशों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, परंतु वह इंग्लैंड को पराजित करने में असफल रहा। इंग्लैंड ही उसका प्रमुख एवं प्रबल शत्रु था और वही नेपोलियन के विरुद्ध बार बार गुटों का निर्माण करता रहा और गुट में सम्मिलित होने वाले देशों को सैनिक साज सामान से मदद करता रहा। इंग्लैंड को अपनी श्रेष्ठ नौशक्ति के कारण अपनी सुरक्षा का भय नहीं था। उसके जहाजी बेड़े को परास्त करना आसान काम नहीं था। नेपोलियन को 2 बार इंग्लैंड के जहाजी बेड़े के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। फ्रांस की नौशक्ति की दुर्बलता के कारण ही नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असफल रही थी। यह तथ्य उसके पतन का एक प्रमुख कारण प्रमाणित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। इसको मैंने आपको विस्तृत पिछले अध्याय में पढ़ाया था, जिसका परिणाम भी आपको पता है। यहाँ कहना ही पर्याप्त होगा कि महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन तथा यूरोप के लिए आत्मघातक सिद्ध हुई। इंग्लैंड की समुद्री नाकेबंदी ने यूरोपीय देशों को
उनके उपनिवेशों से संपर्क काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चीज़ों के अभाव में ज़बरदस्त वृद्धि हो गई और लोगों का असंतोष बढ़ने लगा। जिस किसी ने इस नीति का विरोध किया, नेपोलियन ने उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। उसने अपने भाई लुई को हॉलैंड के सिंहासन से हटा दिया। पोप का राज्य छीनकर उसे वेटिकन में कैद कर दिया गया। पुर्तगाल को जीतकर फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया गया। रूस के विरुद्ध अभियान किया गया। इस प्रकार उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण उसके सभी मित्र असंतुष्ट हो गए और वे उसके पतन की कामना करने लगे। नेक्स्ट था पोप से शत्रुता। जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने पोप का राज्य छीन लिया। पोप को वेटिकन में बंदी बनाकर रखा। प्रत्युत्तर में पोप ने नेपोलियन को ईसाई समाज में बहिष्कृत कर दिया और समस्त निष्ठावान ईसाइयों ने उसके विरुद्ध धर्म युद्ध करने की अपील की। परिणाम स्वरूप यूरोप का कैथोलिक समाज नेपोलियन का शत्रु बन गया और कैथोलिक समाज के सभी व्यक्ति उसके शत्रु बनते चले गए। नेक्स्ट देखते हैं स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन। स्पेन नेपोलियन का घनिष्ठ मित्र था और उसने नेपोलियन को जन, धन और सामग्री से भरपूर सहायता की थी, परंतु जब साम्राज्य लोलुक ने लालची नेपोलियन ने उसे सिंहासन से हटा दिया तो अपने भाई जोसेफ को स्पेन का राजा बना दिया था, तो स्पेन की जनता उसके विरुद्ध खड़ी हो गई। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की धरती पर पैर टिकाने का अवसर प्रदान कर दिया। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए नेपोलियन को जो एक बहुत बड़ी सेना स्पेन में रखनी पड़ी, फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन उसके लिए एक नासूर सिद्ध हुआ। इसी प्रकार पसिया पुर्तगाल में भी नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन उठ खड़े हुए। ये नेपोलियन भी उसके पतन में भागीदार बना। लास्ट पॉइंट है फ्रांस की आर्थिक स्थिति का बिगड़ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेपोलियन के आर्थिक सुधारों एवं विजित क्षेत्रों से प्राप्त धन संपदा ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को काफ़ी सुधार दिया था, परंतु लगातार युद्धों एवं महाद्वीपीय व्यवस्था ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को पुनः डगमगा दिया। नेपोलियन के राज से ठाठ बाढ़ ने राजकीय कोष को भी क्षति पहुंचाई। विवश होकर सरकार को जनता पर अनेक कर लगाने पड़े, जिससे जनता असंतोष में वृद्धि हुई। इस प्रकार देखते हैं कि नेपोलियन खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंसता चला गया और धीरे धीरे उसका पतन होना निश्चित हुआ और नेपोलियन का पतन हो गया।